हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं अपने इस खूबसूरत से टॉपिक को जिसका नाम है धातु और अधातु। इस टॉपिक में हम लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ लिया था, अधातुओं के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भैया हमें ये धातुएं मिलती कहाँ से हैं। तो आज सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि धातुओं की प्राप्ति। क्या डालेंगे? धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति। तो भैया कोई भी चीज हमको कहां से मिलती है? कोई भी चीज मम्मी से मिलती है। मम्मी हमारी कौन है? मम्मी है शीला देवी, नहीं पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी हमारी माता है, वही हमको देती है। तो सारी चीजें धातुएं हमको कहां से मिलती हैं? पृथ्वी से मिलती हैं। अच्छा, धातुएं कहां से प्राप्त होती हैं? धातुएं पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त होती है। धातुएं कहां से प्राप्त होती हैं? पृथ्वी से प्राप्त होती है। अच्छा, पृथ्वी से प्राप्त होती है तो कैसे प्राप्त होती है? पृथ्वी से हमें धातुएं जो प्राप्त होती है वो दो प्रकार से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? जैसे ये हमारे पास धातु है तो ये दो अवस्था में मिलेगी। या तो हमें मिलेगी मुक्त अवस्था में। कैसे मिलेगी? मुक्त अवस्था में। या तो मिलेगी मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में या तो चुपचाप अकेले बैठी रही है या तो फिर रिश्तेदारी बना के बैठी रही है। मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जो कम क्रियाशील होती है, क्रिया करती नहीं है, तो वो धातुएं हमें मुक्त अवस्था में मिलती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अधिक क्रियाशील होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सोना की, चांदी की, तो ये कम क्रियाशील है, लगभग अक्रिय धातु में है। लगभग बोला हूं मैंने, अक्रिय धातु में है तो ये हमें मुक्त अवस्था मिलती है। लेकिन वहीं पर लोहा है, वहीं पर एल्युमिनियम है, वहीं पर कॉपर है, तो ये संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। तो धातुएं कैसे होती है? मुक्त अवस्था में। तो वे धातुएं वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, वे हमें मुक्त अवस्था में, राइटिंग समझ लोगे, मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। कैसे होती हैं? प्राप्त होती हैं। उदाहरण ना दे तो जैसे सोना, चांदी आदि। तो वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। भैया जो एकदम चुपचाप होगा, किसी से बोलेगा नहीं, कैसे होगा? मुक्त अवस्था में मिलेगा, उसका कोई मित्र दोस्त यार सखी सहेला बंधु नहीं होगा। लेकिन वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं, क्या होती हैं? अधिक क्रियाशील होती हैं, वे हमें संयुक्त अवस्था में, कैसे? संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती है वो हमें कैसे मिलती हैं? संयुक्त अवस्था में मिलती है। जैसे उदाहरण लिखते हैं, देख लेना बहुत सारे उदाहरण। जैसे हम लिख देते हैं कॉपर, जैसे हम लिख देते हैं लोहा। एक पिक्चर आई थी लोहा, बहुत गंदी पिक्चर दोस्त, मन करे तो कभी ना देखना। लोहा, कॉपर को हिंदी में बोलते हैं बेटा तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा। बहुत लोग जानते नहीं करते हैं कि कॉपर और तांबा का होता है। कहते भैया हमें कॉपर का तार डाल दियो, कहीं तांबे का तार न डालियो, हमारे पंखे में डाल दियो, कॉपर का तार डाल दियो। है एल्युमिनियम, क्या होता है? एल्युमिनियम आदि। ठीक, समझ में आया? तो धातुएं हमें कैसे मिलेंगी? धातुएं हमें मिलेंगी मुक्त अवस्था में, धातुएं हमें मिलेंगी संयुक्त अवस्था में। तो कम क्रियाशील कैसे मिलेंगी? मुक्त अवस्था में। अधिक क्रियाशील कैसे मिलेंगी? संयुक्त अवस्था में। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि धातुएं जो हमें मिलती है तो उसे हम लोग खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अच्छा, बीच में डाला जाए, क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अच्छा, इन्हीं धातुओं में कुछ खनिज हो जाते हैं, कुछ हो जाती है अयस्क। तो सची आज तक नहीं समझ में आया कि ये किसे कहें खनिज और किसे कहें अयस्क, कि किसे कहें दोस्त और किसे कहें दुश्मन। सभी तो है एक जैसे आए, किसे कहें खनिज। तो आओ बताते हैं, आज पहले डेफिनेशन लेंगे फिर समझेंगे। तो धातु में पृथ्वी से हमें जिस रूप में मिलती हैं, क्या? अरे जिस भी नहीं लिख पा रहा, वैसे लिखा जाएगा, जिस रूप में
मिलती हैं, धातुएं हमें पृथ्वी से जिस रूप में मिलती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज, खनिज कहते हैं। क्या समझे? धातुएं पृथ्वी से हमें जिस रूप में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और जिन खनिजों से धातु निकालना आसान होता है, धातु निकालना लाभदायक होता है। लाभदायक, आसान काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं जिसमें फायदा हो। तो जिन खनिजों से धातु निकालना लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं। यानी ये बात समझ कर लो कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज होते हैं। और समझते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। सबकी बात समझ में नहीं आ रही, समझा दीजिए और समझा दीजिए, पक्की बात आप समझते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माने तो तेज है ही हूँ। तुमने मान लिया, वो मेरी है तो मान लिया है, अब वो तुम्हारी है कि नहीं है, किताब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक आओ, मान लो तुम गए हो, कहाँ गए हो? जंगल में, जंगल बात चली है, पता चला है। ठीक, ये 2 पत्थर तुमको मिले, ये 100 किलो का है, यहू वाला 100 किलो का है। कई किलो के हैं? दोनों पत्थर 100 किलो के हैं। इसमें जो है 10 ग्राम सोना है, इसमें 1000 ग्राम सोना है। तुम बताओ सोना किससे निकालेंगे? ये पत्थर है, ये 100 किलो का है, ये भी 100 किलो का है, इसमें 10 ग्राम सोना है, इसमें 1000 ग्राम सोना है। बताओ सोना किससे निकालेंगे? तुमको सर जी दोनों से निकाल लेंगे, क्योंकि तुम लालची हो। तुम क्या हो? लालची हो गया। दोनों से निकालेंगे। दोनों से कहीं निकालेंगे सर जी? एमा भी सोना बढ़िया, डालेंगे, कूटेंगे, काटेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन सर जी एक चीज बताई, दोनों से नहीं निकालेंगे। काहे नहीं निकालेंगे? जब इसको निकालेंगे तो इन दोनों को जब हम लोग करेंगे काम, तो इसको निकालने में खर्चा क्या होगा? ज्यादा आएगा। खर्चा ज्यादा आएगा। और खर्चा ज्यादा काहे कह रहे हैं? क्योंकि वस्तु हमें कम मिलेगी। और इसको जब निकालोगे तो खर्चा तो उतना ही आएगा। इन दोनों का अगर ज्यादा हटा दें, इन दोनों का खर्चा बराबर है। खर्चा क्या है? बराबर। खर्चा क्या है? बराबर। इसमें वस्तु कम है, इसमें वस्तु क्या है? ज्यादा है। वस्तु ज्यादा है। मान लो तुमने इस पत्थर को सही किया, इस पत्थर को ले गए, कूटा ठोका मरका सब कुछ किया, तुमको कितना रुपया मिला? तुमने 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया। कितना? 2 लाख। और सोना कितना है? 10 ग्राम। सोना कितना है? 10 ग्राम। अभी की मार्केट कीमत के हिसाब से 1,40,000। 1,40,000। अच्छा लाख लिख दें, 1.40 लाख में, यानी 1,40,000 का तुमने खर्चा किया। 2 लाख कमा पाए 1,40। तो बताओ फायदा है कि घाटा? कबूल से जी नहीं, घाटा है। अगर यहाँ देखो तुमने खर्चा कितना किया भाई, ये भी उतना ही बड़ा है, तो 2 ही लाख रुपए तो लगेंगे। लेकिन ये कितना है? 1 किलो। कितना है? 1 केजी, यानी 1000 ग्राम। इसको अगर हम लोग देखें, अब इसको देखो तो इसमें तुमको मिल जाएगा तकरीबन मान लो 10 करोड़। कितना मिला? 10 करोड़। कितना मिला? 10 करोड़। तो अब बताओ कहां से निकालोगे? इससे निकालोगे? इससे नहीं निकालेंगे। कहीं जाओ तुम पड़े रहो, कहेंगे जाओ तुम पड़े रहो, तुमसे हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हेवर्स से दूर रहो तुम हमसे। तो क्या ये हो जाएगा ऐश, और ये रह जाएगा खनिज। खनिज तो दोनों है ना, खनिज तो दोनों है, क्योंकि दोनों जमीन से निकल के आए हैं। ये भी खनिज, ये भी खनिज। बच्चा तो तुम भी हो, तुम भी हाई स्कूल में हो, बच्चा वो भी है जो बगल में बैठा है। लेकिन एक बात बताओ, ये मेहनत कर रहा है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कौन के नंबर ज्यादा ही है? नंबर उसी के ज्यादा आएंगे जो ज्यादा मेहनत करेगा। तो भैया उसी से हम लोग फल मिलेगा। जहां पर ज्यादा चीजें होंगी, कम चीजें होंगी, तो ये वाला रह जाएगा खनिज, और बाकी वाला हो जाएगा अयश। तो समझ में आया? यानी कि खनिज तो दोनों है, लेकिन इसमें ज्यादा है, उसमें कम है। जैसे हम लोग गंगा किनारे रहते हैं, हमको पता है गंगा जी की रेत में कहते हैं चांदी है। तो हमने पूछा गुरुजी गंगा की रेत में अगर चांदी है तो चांदी निकालते क्यों नहीं है? तो बात समझ में आई है, कहे नहीं निकालते। अगर चांदी निकालने गए तो चांदी तो निकलेगी कम, पैसा निकलेगा लगेगा ज्यादा। तो कहते हैं चांदी तुम पड़ी रहो, चमकती रहो। चांदी तुम पड़ी रहो और चमकती रहो। अच्छा सर जी अब ये समझ गए कि किससे वस्तु निकालने में किससे
नहीं निकालेंगे। खनिज तो खनिज है, यानी जो भी धरती से मिलेगा सब खनिज है, लेकिन जिससे वस्तु निकाली जाएगी वो ऐश होगा, जिससे वस्तु निकाली जाएगी वो ऐश होगा। जैसे हम यहाँ पर एक ऐश लेते हैं CuFeH2 कॉपर पायराइड, CuFeH2 इसका नाम क्या है? कॉपर पायराइड। क्या है? कॉपर पायराइड। ये काहे का अयस्क है? ये कॉपर का अयस्क है, लेकिन ध्यान से देखो इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है, कॉपर भी है आयरन भी है, तो इसको हम कॉपर का अयस्क काहे कहते हैं? कॉपर का अयस्क इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इससे कॉपर ज्यादा है आयरन कम है, तो कॉपर निकालोगे तो फायदा, फायदा मतलब जो खर्चा किया है उसको घटाओगे तभी तो फायदा आएगा, और आयरन निकालोगे तो नुकसान। तो इसको हमने क्या कहा? हमने कहा ये कॉपर पायराइड अयस्क काहे का है? ये अयस्क तो कॉपर का है, लेकिन खनिज काहे का है? कॉपर का भी है और आयरन का भी है। बात समझ में आई? भेजे में गई। और समझते हैं कि भैया जैसे ये CuFeH2 है तो इससे कॉपर कैसे निकालेंगे? कॉपर को निकालने को ही क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण। क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण। इतना नोट कर लो तो फटाफट से आगे बताया जाए। चलो भैया फिर आगे शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है कि अयस्क से अशुद्धि को दूर करके धातु निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धातु कर्म कहते हैं। चलो अब सीधा सीधा थोड़ी देर पढ़ लिया जाए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम धातु कर्म के स्टेप लिखकर मुंह से बोल दें तो क्या तुम लिख लोगे? बताओ। चलो फिर आओ फिर लिख लो। तो धातु कर्म जो होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? चलो हेडिंग डालेंगे धातु कर्म। फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं। धातु कर्म में सबसे पहले हम लोग करते हैं धातु का पीसना। धातु का पीसना सबसे पहले धातु कर्म में क्या होता है कि हम लोग जो हमें अयस्क प्राप्त होता है उस अयस्क को हम छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में पीसते हैं। क्या करते हैं? पीसते हैं। पीसने के बाद फिर हम लोग करते हैं अयस्क का सांद्रण। क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण। जैसे मम्मी तुम्हारी गेहूं पिसाती है, गेहूं पिसाने के बाद आटा बनता है, तो आटा बनने के बाद तुरंत ही तो रोटी बना नहीं लेती है, तुरंत ही रोटी बना लेती हैं। अरे तुरंत रोटी नहीं बनाती, पहले क्या करती है? उसको छलनी से छानती हैं। छानने को ही क्या कहते हैं? सांद्रण। कि वो चोकर एक तरफ कर रही है, शुद्ध आटा एक तरफ कर रही है ताकि चोकर हटा दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने का मतलब क्या होता है? कि गंदगी को हटाना। ये जो सांद्रण होता है बेटा 3 तरीके से होता है, क्योंकि हमारा जो अयस्क होता है उसमें 3 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। अगर हमारे पास ठोस अशुद्धियां हैं और हमारा अयस्क हल्का है तो पहली हमारे पास होती है गुरुत्वी पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि पहले क्या होती है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी क्या होती है? हमारे पास होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। और तीसरी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि। तो सर जी क्या ये तीनों इस्तेमाल करी जाएगी? नहीं बेटा, तीनों इस्तेमाल नहीं करी जाएंगे। तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करी जाएगी। ये कब इस्तेमाल करी जाएगी? जैसे तुमको थप्पड़ पड़ेगा, कि चप्पल पड़ेगा, कि पापा की बेल्टें चलेंगी। ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने काम क्या किया है। उसी तरीके से अयस्क का जब सांद्रण करेंगे तो ये सांद्रण में हम लोग अयस्क को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे, फेन प्लावन विधि द्वारा करेंगे या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे। तो इस बात पर निर्भर करेगा कि अयस्क में अशुद्धि कैसी है, अयस्क में अशुद्धि किस प्रकार की है, यानी जो गंदगी है वो किस प्रकार की है। अगर अशुद्धि भारी और अयस्क हल्का, यानी अशुद्धि और अयस्क में से एक भारी और एक हल्का, तो हम लोग क्या करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में जब भारी अयस्क में हल्की अशुद्धियां होती हैं तो हम उस अयस्क को पानी की तेज धारा के साथ धोते हैं, जिससे हल्की अशुद्धियां बह जाती हैं और भारी अयस्क बाकी रह जाता है। इसी विधि को हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो सभी चुंबकीय पृथक्करण विधि कब करेंगे? जब हमारे पास एक चुंबकीय गुण होगा, चुंबकीय
गुण होगा, गुण वाला, और एक होगा अचुंबकीय गुण वाला। जरूरी नहीं है कि अयस्क ही चुंबकीय गुण वाला हो, अशुद्धि भी चुंबकीय गुण वाली हो सकती है। कैसे होता है? होता ही बेटा इससे है कि मान लो ये हमारे पास एक रोलर कोस्टर है, अरे रोलर कोस्टर में स्टाम्प व्हील, ये चक्की हमारे पास ऐसे, ठीक, बहुत बढ़िया, नीचे गिर जाएगा सब। ऐसे हमारे पास क्या है? चक्की। यहाँ पर ये जो पहिया है ये चुंबक के हैं, ये काहे के हैं? चुंबक के हैं। ये काहे के हैं? चुंबक के हैं, ठीक। तो ये इसे मोशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसे घूम रहे हैं। और यहाँ से जब इसे इसमें ऐसे डालेंगे, क्या डालेंगे? ऐसे डालेंगे, तो ऐसे किसमें गिरेगा? ऐसे डालेगा, बारीक पिसा हुआ कुटा हुआ ऐश है। तो क्या होगा? इसमें जो अचुंबकीय पदार्थ है वो तो यहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, यहाँ 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 सारा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक से चिपक करके यहाँ गिरेगा। कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। तो जब यहाँ गिरेगा तो भैया हमारे पास चुंबक वाला एक से क्या हो जाएगा? मान लो लोहा है, मिट्टी है, तो लोहा सारा यहाँ चुंबक से चिपक करके लोहा यहाँ गिर जाएगा और मिट्टी सारी यहाँ गिर जाएगी। तो मिट्टी अलग हो जाएगी, लोहा अलग हो जाएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल कब करते हैं? जब अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय गुण वाला होता है, दूसरा नहीं होता। फेन प्लावन विधि का इस्तेमाल कब करते हैं? जब एक क्या होगा? एक होगा तेलीय गुण, मतलब उसमें तेल के प्रति गुण होगा, और एक होगा अतेलीय गुण, यानी एक तेल के प्रति संवेदनशील होगा और एक तेल के प्रति संवेदन नहीं होता। फेन प्लावन विधि का चित्र कैसे बनता है? ऐसे एक बड़े से बॉक्स में पानी भरते हैं, क्या करते हैं? पानी भरते हैं, पानी भरते हैं, पानी भरते हैं, और भरते हैं, और भरते हैं, और भरते हैं, पानी भर देते हैं। इसमें हम लोग डालते हैं एक ब्लोवर, क्या डालते हैं? ब्लोवर, ऐसे 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 इसमें छेद होते हैं। अब इसी ब्लोवर को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ऐसे यहां से डालते हैं एयर, क्या डालते हैं? एयर। तो क्या होता है? पानी क्या लिखेंगे बताओ? तुम बताओ। अच्छा कलाकार बन जाओ ना, तुम बताओ, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे या फिर ऐश और अधात्री की द्रव में भीगने पर निर्भर करती है। इसमें क्या करते हैं? हम लोग पानी लेते हैं, पानी में डालते हैं चीड़ का तेल, क्या डालेंगे? चीड़ का तेल, चीड़ का तेल डालेंगे, ऐश डालेंगे, क्या डालेंगे? ऐश डालेंगे और हवा डालेंगे। जब हवा डालेंगे तो हवा इसको खूब से खूब सारा घुमाएगी। जब घुमाएगी तो क्या होगा? घुमाएगी तो फिर क्या होगा? तो क्या होता है कि जो अशुद्धि होती है या ऐश होता है उसके कण तेल में चिपक जाते हैं, तेल में चिपक करके ऊपर आ जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हटा लेंगे, और बाकी नीचे हमारा ये अशुद्धियां जो है नीचे बैठ जाती है। अशुद्धि क्या होती है? अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। तो इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद जो है, अब जब हम लोगों ने ऐसा कुछ कर लिया है तो फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं धातु का निष्कर्षण। क्या होता है? अब ऊपर जगह नहीं बची तो यहाँ लिखेंगे धातु का निष्कर्षण, यानी धातु निकलेगी कैसे। तो निष्कर्षण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो हम लोग करते हैं भर्जन, क्या करते हैं? भर्जन। और एक हम लोग क्या करते हैं? प्रगलन। क्या करते हैं बेटा? प्रगलन करते हैं। यानी अब हमारा सांद्र हो गया, क्या हो गया? सांद्र हो गया। मम्मी क्या करती है? उसमें आटा में क्या मिलाती है? पानी मिला के गूंद के डालती है तवे ऊपर। तो भर्जन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। यानी अयस्क को गलने नहीं दिया जाता, इतना गर्म करो कि गले ना। प्रगलन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? एक में हवा होती है और एक में हवा नहीं होती है। तो बात समझ में आ रही है? अयस्क क्या होता है? प्रगलन। अब प्रगलन जो होता है तो उसमें कुछ गालक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? गालक। तो गालक क्या हो सकता है? गालक हो सकता है कोक। क्या हो सकता है? कोक। कोक होता है, कोयला होता है। तो क्या होता है? उस ताप पर इसको गर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या होती है? शुद्ध धातु में प्राप्त होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर क्या होता है? धातु का शोधन। धातु का हम लोग क्या कर लेते हैं? शोधन कर लेते हैं। धातु का शोधन हो जाता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ऐश लेके आएंगे, उसको कूटेंगे, पीसेंगे, फिर उसके बाद उसको छानेंगे। छानने के लिए क्या करेंगे? तीन विधियां हैं, ये दो तीन, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इनमें से जब छन जाएगा तो उसके बाद धातु का निष्कर्षण करेंगे। कैसे करेंगे? या तो भर्जन करेंगे या तो प्रगलन करेंगे। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, या तो भर्जन करेंगे तो प्रगलन करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? भर्जन और प्रगलन के बाद जो हमारी शुद्ध धातु होगी उसको निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। चलो भाई, अगर आपको इतना समझ में आया है और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? आप इसको
सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे ताकि मैं और अच्छा आपके लिए कंटेंट बना सकूं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।